क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो मेरे मर्दवाज, आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अवैध इकबाल सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या, पीटीपी अफगानिस्तान। सही बात है। जब चुनाव का टाइम आता है तो उस वक्त जो है वो तनाव बढ़ जाता है, इधर अटैक हो गया उधर अटैक हो गया, ये निज़ाम रहता है। तो आरज़ू काज़मी के साथ जुड़े हैं अवैध इकबाल अमेरिका से, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है अवैध इकबाल ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं, आजकल अमेरिका में हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं। थैंक यू सो मच अवैध कि आज आप आए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बस अभी तक जिंदा है, इसीलिए नजर आ रहे हैं। जब नजर आना बंद हो जाएंगे तो समझ जाइएगा, अगर 2 दिन भी ना देखें तो समझ जाइएगा गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एक तरफ जो है वो अफगान बॉर्डर पे जो है टीटीपी और तालिबान की तरफ से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, वो सभी के सामने है। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो भी सब देख रहे हैं, और फौज जो है या आर्मी चीफ का कहना ये कि वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं और डॉलर रेट नीचे लेकर आएंगे। तो आपके ख्याल से बॉर्डर कौन देखेगा? जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या पीटीसीएल देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो तो वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशा वराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन 106 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। वो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता, इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। अब रही बात ये कि पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर क्या हो रहा है और पाकिस्तान में जो तालिबान है उनका राइज है, तो ये बात बहुत अच्छी तरह सबको मालूम है कि जो तालिबान है उनके डांडे किससे जाकर मिलते हैं, एहसानुल्लाह एहसान को किसने भगाया, एहसानुल्लाह एहसान किस तरह से एडमिट करने के बाद भी वो जियो न्यूज के ऊपर प्रोग्राम करने के काबिल हुआ सलीम साफी के साथ, और आजकल तुर्की में बैठकर अय्याशी कर रहा है। तो 2-4 धमाके करवाएंगे, तालिबान को लेकर आएंगे और इलेक्शंस जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाएंगे, और उतनी देर में मियां नवाज शरीफ को लाकर आप अदालतों से ड्राई क्लीन करवाएंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है इस वक्त आरजू पाकिस्तान। लेकिन एक चीज ये भी देखने में आई है वैसे के पाकिस्तान में कभी भी कोई सिविलियन हुकूमत कामयाब नहीं रही, ना सिविलियन गवर्नमेंट से इकोनॉमी काबू आई, ना कोई और बात ये कर पाए, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक हुई। हाँ, ये जरूर है कि सबके सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि हर कोई जो है वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर ही जो है वो अपनी सीट तक पहुंचा।
तो आपके ख्याल से ये लोग क्यों काबू नहीं कर पाए? चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लीजिए, बेनजीर को देख लीजिए, नवाज शरीफ, इमरान खान, हमें सिविलियन गवर्नमेंट नाकाम नजर आती है, और जब भी डिक्टेटरशिप आती है तो कुछ ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें काबू में आ गई है, महंगाई भी और डॉलर रेट भी मुशर्रफ ने एक जमाने में फेक तरीके से सही मगर काबू रखा हुआ था। आपको शादी के बाद सास का तजुर्बा है आरजू? क्यों? क्योंकि अगर नई बहू जो है वो किचन में जाकर अपनी मर्जी से खाना बनाने की कोशिश करेगी और सास उसमें मुदाखलत करेगी कि इसमें चीनी इतनी डालो, इसमें नमक इतना डालो, इसमें तेल इतना डालो, इन्हें दम इतनी देर के लिए दो, तो उसके बाद जो पकवान बनेगा उसकी जो नाकिस क्वालिटी है उसकी जिम्मेदार बहू नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार सास होगी। तो जब पाकिस्तान मिलिट्री ने किसी भी सिविलियन सेटअप को प्रॉपरली ना आने दिया, ना चलने दिया और उसके अंदर अपनी जो मुदाखलत है वो बरकरार रखी, हाल ही में इन्होंने जो नादरा का चेयरमैन लगाया है वो एक हाजिर सर्विस फौजी है इस मुल्क, यानी इसका मतलब यह है कि नादरा का चेयरमैन लगाने का मकसद यह है कि आप मुल्क के लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक हाजिर सर्विस फौजी, जो नए कार्ड इश्यू होंगे उसका नाम होगा, डिग्रियों के ऊपर जो है रिटायर्ड फौजी हैं उनका नाम होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जब हर सिविलियन महकमे के अंदर हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी बैठे होंगे तो उसके बाद ये कहना कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो चल नहीं पा रही है, तो वो एक सरासर ज्यादती होगी। मुझे ये लगता है कि जब तक सिविलियन गवर्नमेंट अपने आईनी हदूद में रहकर काम नहीं करेगी और पाकिस्तान मिलिट्री उन आईनी हदूद को पहचान कर सिविलियन गवर्नमेंट के ताबे नहीं आएगी, जो कि नामुमकिन है करंट हालात में, तब तक किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को इस नुकसान का, इस तबाही का जिम्मेदार करार देना बहुत बड़ी गलती है। आपका डिप्टी कमिश्नर कोई कार्रवाई करे, आपका एसपी कोई कार्रवाई करे, तो उसे सेक्टर कमांडर का फोन आ जाएगा कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, उसको किसी ब्रिगेडियर का फोन आ जाएगा। आपको याद नहीं है लाहौर के लिबर्टी में किस तरह 2005 में एक कैप्टन ने पूरी अपनी प्लाटून के समेत लिबर्टी के थाने के अंदर हमला कर दिया था और अपने साथियों को छुड़ा कर ले गया था। अभी फोर्ट्रेस के अंदर इस तरह के वाकयात पेश हुए आए हैं, कजाफी स्टेडियम में इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। तो जब पाकिस्तान की सिविलियन सेटअप को चलने ही नहीं दिया जाएगा, आपको G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कहीं इंडियन आर्मी चीफ नजर आए, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक प्रॉपर मुल्क है, फंक्शन कर रहा है, पाकिस्तान एक प्रॉपर मुल्क ही नहीं रहा इस मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से आरजू। लेकिन यहाँ से अगर मैं ये कहूं कि ये सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसको ठीक करने का क्या तरीका है? क्या अब तो खैर हम, पहले भी खैर हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था भारत के साथ, लेकिन अब तो हम इस हाल में आ गए कि वो शायद हमें दुश्मन भी नहीं मानते। दुश्मन होने के लिए भी कोई थोड़ी सी तो इज्जत होनी चाहिए ना, तो बंदा कहता है चलो ये हमारा दुश्मन है। अब तो वो मतलब किसी खाते में ही नहीं हम। नहीं, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूं जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं, ठीक है। तो मसला तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर हिंदुस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी जो हालत है तो ऐसी इतना कमजोर और इतना बेकार, आपको किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है ना, सरहदों पर फिर से तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो यही बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इंडिया की दुश्मनी को प्रमोट करती है। और आप अंदाजा लगाएं इससे जर्नैलों की ज़हनियत का कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टडी एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खुसूसी एक्सेप्शन देते हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर 2-4 दिन पहले नजरे सानी की आरजू, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाघा बॉर्डर पर जो टांगे उठाने का मुकाबला है ना, रेंजर्स के जवान और उधर से बीएसएफ के जवान,
उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ना हवा मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना आरजू, तो आपके सारे चैनल्स जो होते हैं भरे होते हैं ऐसे सिकंदर बख्त जैसे तज्जियाकारों से, जैसे पता नहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, उससे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा मिलती है। प्लीज ट्राई टू गेट माय पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया मैच को एक जंग में कन्वर्ट करके एक नॉर्मल मैच से एक दिनों दुनिया का जो मार्के में तब्दील करके, एक हक्को बातिल के मार्के में तब्दील करके पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देती है। ये बात बड़ी गौर करने की आरजू। वाकई में ऐसा है, लेकिन लोग तो बहुत पसंद करते हैं कि जी क्रिकेट मैच होना चाहिए, और ये भी कहते हैं अगर क्रिकेट हो सकता है तो ट्रेड क्यों नहीं हो सकती, ये बात भी बार बार की जाती है। लेकिन खैर आप तो बिल्कुल एक अलग बात कह रहे हैं कि इससे मजीद जो है शायद लड़ाई झगड़े की नौबत आ जी जाती है। हाँ, ये 11 लोगों की दोस्ती करवाकर और बाबर आजम से किसी के तस्मे बनवाकर उसकी तस्वीरें जारी करवाकर इशू करते हैं कि जनाब खेलों की कोई सरहद नहीं होती। अगर खेलों की कोई सरहद नहीं होती तो फिर फिल्मों की भी कोई सरहद नहीं होती, फिर तिजारत की भी कोई सरहद नहीं होती है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मसला कश्मीर को बुनियाद बनाकर आप पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को नॉर्मल मुल्कों की तरह जीने का हक उनसे छीन लें और क्रिकेट को यूज करें एज अ टूल ऑफ परसिक्यूशन। आरजू, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके फोर फादर्स और कई लोग जो हैं आपकी फैमिली के वो भारत से आए थे और इसलिए आप अपने आप को हिंदुस्तानी अभी तक समझते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप कहेंगे तो लोग तो आपको गद्दार कहेंगे। और ये भी कि जो लोग भारत से आए थे, जैसे कि मेरी फैमिली आई थी, हमें तो अभी तक महाजिर कहा जाता है, मतलब अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। लोग यही कहते हैं कि अच्छा महाजिर है, तो क्या आप भी महाजिर ही हैं अभी तक? तो मुझे वो आसमा जहांगीर की ये बात याद आ गई जब वो कहा करती थी कि तुम मुझे दोजख का सर्टिफिकेट जरूर देना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम अपनी जन्नत का सर्टिफिकेट दिखा दो। तो ये लोग हमें गद्दार होने का सर्टिफिकेट जरूर दें, लेकिन उससे पहले ये हमें अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जरूर दिखा दें। आज लाइन लग जाए ना कि अमेरिका का वीजा खुल गया है तो सऊदी अरब का वीजा भी खुल गया है, तो सऊदी अरब की लाइन में कोई नहीं खड़ा होगा, सारे अमेरिकन की वीजे की लाइन में खड़ा होकर ना सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आरजू, ये बिल्कुल हुब्बुल ऐसा ही वतनी का है। लेवल है। हमने हमने बिल्कुल। हमने बोलिए। मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे पाकिस्तान से चिढ़ है। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मैं पाकिस्तान के लोगों से, उस लैंड से प्यार करता हूँ। मसला ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त जो जो जबरो इस्तबदाद का जो निज़ाम है, जिसने हमसे सोचने, समझने, लिखने, बोलने की सलाहियत छीन ली है। आरज़ू, हर शो के बाद आपको भी कहा जाता है कि आप उस मुल्क में कैसे ज़िंदा हैं। आपको भी हर शो के बाद धड़का लगा रहता है कि आपको कोई फ़ोन ना आ जाए, आपके प्यारों को कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई उठा कर ना ले जाए। ये जो खौफ में जीना है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। खतरा ये नहीं होता है आरज़ू काज़मी कि कोई घर के बाहर आपके बंदूक लेकर खड़ा है। खतरा ये होता है कि कोई आपके घर के बाहर किसी भी वक़्त बंदूक लेकर आ सकता है और आपकी हँसती-बसती ज़िंदगी को ताराज कर सकता है। आरज़ू, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके साथ जो मैंने लास्ट शो किया था उसके बाद मुझे बेशुमार गालियाँ भी पड़ी हैं, और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रही, ये मैं सचमुच बता रही हूँ कि ये गालियाँ नहीं है आरज़ू, ये गालियाँ नहीं है। मुझे ये इवन मेरे मेडल्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स ने ये मेडल्स हैं आपके, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आपने उनको वहाँ जाकर आईना दिखाया है, वहाँ जाकर सच बोला है, जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे अली अब्बास जलालपुरी का एक जुमला याद आ रहा है कि जो इश्तियाल होता है, वो क़ुव्वत इस्तदलाल के ज़ौफ़ की अलामत होता है। इसी तरह जो गालियाँ होती हैं, वो इस बात की दलील होती हैं आरज़ू कि उनके पास आपके रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के लिए रैशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, और वो या आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे या वो आपको गालियां देंगे। आरजू, खैर जिन्होंने दी वो इत्तेफाक से, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनको नहीं जानती, फैमिली फ्रेंड है और उन्होंने मुझे इस कदर गालियाँ दी हैं फ़ोन पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन वेलकम टू खैर द क्लब। थैंक यू। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताएँ कि ये यहाँ पे जिस तरीके से डॉलर रेट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी क्या किया जा रहा है, लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, यहाँ पे रोड क्राइम्स बढ़ चुके हैं। क्या कभी सुधरेगा? कुछ होगा बेहतर? कुछ कर पाएँगे यहाँ के जो, मैं आज सबको नहीं कह रही, सब लोग गलत नहीं है, कुछ लोग ठीक भी होंगे पाकिस्तान में। क्या कुछ ठीक कर पाएँगे पाकिस्तान को, या आप इसी तरीके से बिखरता हुआ देख रहे हैं?
आरजू, आप देखें कि क्या 3 साल पहले जो पाकिस्तान था उसकी हालत क्या थी, उससे 3 साल पहले के पाकिस्तान की हालत क्या थी, उससे 3 साल पहले के पाकिस्तान की हालत क्या थी, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार था, जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का इक़्तिदार था, जब जनरल राहील शरीफ का पाकिस्तान पर कब्ज़ा था, जब जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान पर कब्ज़ा है और जब जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान पर कब्ज़ा है, तो आप पीरियोडिकली देख लें कि पाकिस्तान की हालत, डॉलर का रेट, बिजली की कीमत जो है, बतदरीज जो है उसकी वैल्यू जो है, डॉलर का रेट बढ़ा है, बिजली की कीमत बढ़ी है, गैस की प्राइस बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, यानी हालात जो हैं बेहतरी से बदतरी की जानिब आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान मिलिट्री को उसकी आईनी हदूद के अंदर मुक़य्यद नहीं किया जाएगा, और ये बात कि इसको पाकिस्तान मिलिट्री को इनकी आईनी हदूद के अंदर किस तरह से मुक़य्यद किया जाए, ये अपने अंदर एक अलहदा से प्रोग्राम का टॉपिक है। तब तक जो मसाइल हैं वो कभी भी हल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आरजू काज़मी, आप जो हैं वो पेट्रोल स्टेशन के ऊपर खड़े होकर किसी पेट्रोल की नोजल ठीक नहीं कर सकती हैं। मैं जो हूं किसी गैस का रबड़ नहीं बना, किसी टायर का रबड़ नहीं बना सकता हूं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो इन FA पास जर्नैलों का काम नहीं है, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुनियादी बिगाड़ है। पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर मुल्ला की ताकत को, रिलीजन की ताकत को यूज करती है लोगों को इनकैप्सुलेट करने के लिए। अभी मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा, मुझे उसकी क्या कहते हैं मंगेतर ने बताया कि उसके खिलाफ ब्लास्फेमी का पर्चा हो गया कि जनाब उसने व्हाट्सएप के ऊपर किसी पोस्ट के ऊपर लाफिंग रिएक्ट दिया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर हवालात में एक बंदा जो बैठा है वो एक कत्ल के लिए बैठा है और दूसरा बंदा जो है वो एक लाफिंग रिएक्ट के लिए बैठा है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं कि जिसमें आप लोगों को रोजी रोटी देने की जगह, उनको इकोनॉमिक तरक्की देने की जगह आप उनको ये बताते हैं कि जनाब फलां मजहबी किताब जो है उसका फलां पोर्शन जो है हमने मस्ट कर दिया है, आपके निकाह नामे में हमने फलां मजहबी जो ओथ है उसको मस्ट कर दिया है, तो उससे लोगों का पेट नहीं भरता है। पिछले कुछ माह में 4.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने ये मुल्क छोड़ा है और बकिया लोग जो हैं वो ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो जिस मुल्क के लोग उसके अंदर रहना नहीं चाहते और जो कोई बाहर चला जाता है उसको बाकायदा मुबारकबाद देते हैं, तो उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? वहां G20 कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वहां इस तरह की एंटी शेजान कॉन्फ्रेंसेस ही होंगी। आरजू, बिल्कुल, आपने G20 का नाम लिया और लास्ट में हम यही बात करना चाहेंगे कि G20 समिट बहुत सक्सेसफुली भारत ने करवाई। वहां पर पहुंचे MBS और यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, और उन्होंने कहा, यहाँ पे एक हंगामा था कि वो 4 से 6 घंटे के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। आपके ख्याल से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी भारत से नजदीक हो रही हैं और हम तो दावे करते रहेंगे तो हमारे ब्रदर इस्लामिक कंट्री हैं, ये हो क्या रहा है आखिर? ये OIC वाले किधर है? हमारी मदद क्यों नहीं करते? वो कहते हैं ना, सानू नहर वाले पुल ते बुला के रैम्बो माही किथे रह गया। तो मसला ये है कि हमें इस्लाम का चूरन देकर जो सऊदी अरब के बाशिंदे हैं ना, उन्होंने तरक्की का राज सीख लिया है। उन्हें पता चल गया है कि मॉडर्न डिप्लोमेसी के अंदर और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर उन्होंने सस्टेन करना है, उनकी ऑयल की दौलत खत्म हो रही है, तो उन्हें ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर तवज्जो देनी होगी, उन्हें ट्रेड के ऊपर तवज्जो देनी होगी। और इसके लिए इंडिया से बेहतर पार्टनर मोहम्मद बिन सलमान को इस रीजन में मिल नहीं सकता है। मोहम्मद बिन सलमान के पास भी जब नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया था तो सऊदी अरब की सड़कों पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लग गए थे, आपको याद होगा। तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसके अंदर डायनामिक्स की बुनियाद रिलीजन नहीं है, उसके अंदर डायनामिक्स की बुनियाद आपकी इकोनॉमिक्स है, आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड है, आपकी IT की ताकत है, आपकी इकोनॉमी की ताकत है। और जब तक पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आएगी, पाकिस्तानी कभी भी इस दुनिया में आगे तरक्की नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन सलमान ने इस दौरे में पाकिस्तान को निगलेक्ट करके इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद नहीं है। अगर एक हिस्से में
फर्ज कीजिए कश्मीर में, अव्वल तो मैं ये नहीं मानता कि कश्मीर में कोई जुल्म हो रहा है, ठीक है, अगर कश्मीर में मुसलमानों पर कोई जुल्म हो भी रहा है तो क्या कहते हैं कतर के अंदर अय्याशी चल रही है फुटबॉल वर्ल्ड कप की पिछले दिनों में, आपको याद होगा जो पिछले साल हुआ था, या जो सऊदी अरब है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, तो सऊदी अरब को नहीं परवाह कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, हम ज्यादा मामे लगते हैं उन लोगों के। और कश्मीरी जो है वो खुद मुझे कहते हैं कि मेरी बहुत सारे कश्मीरियों से बात हुई है, ज्यादातर कश्मीरी इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और कुछ कश्मीरी चाहते हैं कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। तो कश्मीरियों का दिमाग खराब है कि वो 82 रुपए का डॉलर छोड़कर 300 रुपए का डॉलर खरीदेंगे, कश्मीरियों का दिमाग खराब है कि वो 8 रुपए का बिजली का यूनिट छोड़ के 50 रुपए का बिजली का यूनिट खरीदेंगे। आज लियाकत अली साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आप कश्मीर से नीचे नॉर्थ इंडिया तक ट्रेवल कर सकते हैं वाया ट्रेन, लेकिन आप रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद तक ट्रेन पर जा सकते हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं बनाया और आप बातें करते हैं कि आपको कश्मीर चाहिए। कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री की एक रोजी रोटी, और कभी अगर मसला कश्मीर जो है हल होने की जानिब आया तो ये खुद हल नहीं होने देंगे कि अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो हम किधर जाएंगे यार। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन G20 में एक चीज और हुई, आपसे अभी बात करते करते मुझे याद आया कि जो वो एक ट्रेन बनाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि ये भी सी पैक की तरह से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जिसमें कि इंडिया से जो है वो गल्फ और वहां से जो है वो यूरोप तक पहुंचा जा सकेगा। उस पे हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसे तो कुछ होएगा ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही खाली पीली ऐसे ही नौटंकी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इंडिया चांद पर पहुंच सकता है, जो इंडिया और ओरिजिन के जो लोग हैं, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं, तो क्या वो यूरोप की तरह समंदर के नीचे से ट्रेन नहीं निकाल कर जा सकते? इंडिया जो है वहां पर जो धंधा है, यानी वो वहां पर धर्म है, और पाकिस्तान में धर्म जो है वो धंधा है। तो इंडियंस जो है वो धंधे के लिए कुछ भी करेंगे, और यही बात है कि आपको मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हथियारों से, एटमी हथियारों से या टैंकों से सक्सेस नहीं मिलती है, इकोनॉमी से और ट्रेड लिंकिंग से सक्सेस मिलती है। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि जो इंडिया है वो अपने वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ और गल्फ पार्टनर्स के साथ मिलकर इस मंसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता है। एंड आई विश इंडिया वेरी बेस्ट ऑफ लक रिगार्डिंग दिस। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम ये भी दुआ करते हैं कि इंडिया तो खैर आगे बढ़ ही रहा है और उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता अब, लेकिन हम भी थोड़ा सा सुधर जाएं और हम भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएं तो अच्छा हो। काश ऐसा हो जाए, काश ये ऐसा कि 25 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? मुझे सिर्फ ये नहीं होता कि मैं चली जाऊं या अवैस चले जाए, मुझे जो लोग पीछे रह जाएंगे उनका भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमें अपने लोगों के लिए उनकी जानिब तवज्जो देनी होगी। और मसला ये है कि मैंने भी 20 साल पहले यही सोचा था कि अगर हर कोई चला गया तो 25 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग चले गए हैं। और आपको ना अपनी जाती जिंदगी को द वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस की तरह सेट करना चाहिए, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप निकलें, और अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो कम से कम पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट का निजाम और उसको प्रोपेगेंडा है उसको अपने दिल से निकाल दें, और अपने दिल के अंदर तहिया करें कि आप अपने आप को उस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होने देंगे। और आप शिकारपुर में बैठे हैं, आप सक्खर में बैठे हैं, आप पेशावर में बैठे हैं, आप कोयटा में बैठे हैं, अपनी जाती जिंदगी को मैक्सिमम हद तक एंजॉय करने की कोशिश करें रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आउटसाइड। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया वैस कि आज आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, बाय। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब क्या बंदा था भाई, कमाल कर दिया सीधी सी। वो फिर ऐसी वो शेर आ गया, वो क्या है, शेर नहीं वो तो मीम है बना हुआ। ऐसी बातें वो मौलवी बोल रहा था, इंडिया का बताई नहीं जाती, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, इंडिया से नहीं है, नजर लग जाएगी। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से है, बड़े नामी गिरामी। हाँ चलो जो भी है, लेकिन बातें मस्त थी भाई उनकी। भाई मस्त वो तभी कर रहे बैठ के, अगर इधर होता तो इस तरह खुल के ना बात करता, अब तक तो पहुंच गए होते। लेकिन जिस तरह हम इमरान तो इधर ही है ना, है आज तो कानूनी बंदी कैसे बोलती, थोड़ा सा सवाल कर दे साइड में छुप जाती है। खुल के कभी एक सवाल मुझे बता दो जो खुल के किया। अच्छा शो करने क्या करना, मरवाना है खुद को? तो वो इतने बात कर, जिस तरह वो बातें कर रहे थे, इसी में होती है जिस तरह अवैध सा बात कर रहे थे ना, वो इधर कर लेते हैं। पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
अंदर की इधर तुझे इजाजत नहीं बोलने की, खुलकर बोलो। इधर वो बोल सकता है जो जिसको बात जवाब नहीं नहीं थी आती भाई है। साहब, जायज जायज हम बात करते हैं। तू जायज जायज सलीम साफी को बोल, जवेद चौधरी को बोल, अहमद मीर को बोल, जायज जायज करे ना, क्यों नहीं करते? किसका डर है? नहीं बोलेंगे मेरा भाई, सीधा कोई भी जो बोलेगा उसको ठोकेंगे वो। चलो यहाँ भाई, पर पता है मैं क्या कहूँ कहूँगा, वो चूहों और बिल्ली वाली कहानी कि घंटी कौन बांधेगा। जश्न तो मनाए जा रहे हैं ना, ये घंटी कौन बांधेगा? अब घंटी भाई साहब बिलावल भुट्टो बांधेगा। जो भी और- घंटी बांधने जाएगा उसको बिल्ली खा जाएगी। अच्छा, नवाज शरीफ का भी या यही वायदे बोला था। करने पड़ेंगे। नवाज शरीफ ने यही बोला था मुआहदे कि तो भाई हो चुके। जो आर्मी का मुआहदे काम तो होता है हो चुके। सरहदों में हिफाजत करें। तो फिर क्यों तो मुआहदे फिर करके मुआहदा आ रहा क्यों है? करके किस तरीके क्यों पता आ नहीं रहा है? आने के तो नहीं करना आना, भी ये नहीं पक्की करता बात है। नहीं की इसने जाना। जवाब दिया है। अच्छा वही तो- भाई, इस बंदे को फिर मैं बोल रहा हूँ, नहीं, क्या तो कहा बोल, इस तरह? तेरा हक बनता इस है। बंदे ने कहा कि खान साहब मुआहदे कर रहा है। मेरी बात सुन ले। पहले मुआहदे करके वो गलती थी, बात तो सुन ले, उसको दोबारा दोबारा नहीं नहीं फिर पता चला। यार ये बंदा, दोबारा यार बात तो सुन ले, तू तो मोहम्मद की तरह बात मुझे नहीं तो पता सुनता। लगा के दिखाई फिर पता तो चले। मुझे बात तो करने दे, नाम तो आएगा, बात तो करने दे ना, इससे मर जाए जेल में, सड़ जाए, वो बेहतर है। कट जाए। बात सुन ले। सुनाए जी। उसके साथ वादा करने गया खुद राणा सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, तीनों बंदे गए। ना गए हो तो मैं सबूत के तौर पर तुझे अच्छा, दूंगा। ये मुआहदा करने क्यों जाएंगे? मैं तुझे बताता हूँ। ये तो वो मैं बात तो सुन ले आप। दुबई के अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग में जरदारी ने बोला पहले काशिफ को लगाओ, नजम सेठी को हटाओ। सबसे पहला सवाल हुआ, जो स्पोर्ट से पैसा आएगा अब मेरा चेयरमैन लेके आएगा। उन्होंने कहा डन हो गया। बाद में बोला गया पहले बिलावल 2 साल के लिए वजीर आजम बनेगा, 5 साल पूरे करने हैं ना, पहले बिलावल करेगा, फिर नवाज शरीफ करेगा, फिर एकदम मसला बन जाएगा, फिर आर्मी कंट्रोल कर लेगी। ये 5 साल हो जाएंगे, या नहीं मसला बनेगा 5 साल हो सकता है वो बिलावल ही कर दिया या वो कर ले। इस तरह का मुआहदा किया गया। अच्छा, आर्मी बिलावल चीफ को- नहीं मानते इस अच्छा। बात को, मेरी सुन ले। आर्मी चीफ कहते हैं इमरान खान साहब आपके पीछे पब्लिक है, जो पाकिस्तान की आवाम रहने वाली है ना, वो आपको मानती है। जो बाहर की कंट्री में कमाई के लिए गए हैं वो भी आपको मानते हैं, वो आपके पीछे है, वो वोट डालने के लिए इधर भी आ सकते हैं। इन्होंने कहा मेरे साथ एक मुआहदा करो। सदर आलवी को भेजा, अलवी साहब जो है सदर पाकिस्तान, उन्होंने खान साहब को पैगाम पहुंचाया। 2 घंटे नदीम अंजम और आसम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान के दफ्तर में बैठे रहे कराची के अंदर। वो पैगाम लेके गए अटक जेल में। उधर बुशरा बीबी को भी लेके गए सदर अलवी साहब। 2 घंटे मीटिंग उनकी बहनों की भी हुई, घंटा उनकी बहनों की, 2 घंटे इनकी। उन्होंने ये लफ्ज बोला मैं डील एक बार की थी मैंने बाजवे के साथ, मैं आज भी वो भुगत रहा हूँ। मैं इनके साथ कभी भी डील नहीं करूंगा। मैं नौजवानों आर्मी वालों के आज भी साथ हूँ, बड़ों का साथ मैं कभी भी नहीं दूंगा। क्या मुझे हुकूमत मेरी आए या ना आए, मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जिसमें मुझे आर्मी के बड़े बड़े लीडरों के साथ मुआहदा करना पड़े। अच्छा, फिर इसीलिए अब नवाज शरीफ के साथ मुआहदा हुआ है। अच्छा, आप अच्छा। 21 तारीख को आओ, सारी पब्लिक सारा लाहौर निकलेगा। उन्होंने बोला एक यूनिट काउंसिल से बंदे लेके आने लाहौर एयरपोर्ट पे, नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है तारीखी। तू तो बोल रहा है पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान के साथ है, अब फिर जूनियर काउंसिल। अच्छा, इस बंदे को कुछ समझाएगा बंदा, मुझे समझ नहीं आती। नहीं वो जो जूनियर आज तो इलेक्शन काउंसिल करवा रहे हैं। वो क्या आर्टिफिशियल लोग ओ हो गए। भाई आज बात तो समझा कर, केड़े लफ्ज़ की गल करना, मेरी भी तो सुन ले कि सिर्फ इमरान खान दे बंदे नवाज शरीफ सरदारी ने कोई नहीं। पहले तू पहले बाहर वाले भी इमरान खान डाल ओ यार ओवरऑल मैं गल करदा पिया ओनू जेडी पाकिस्तान इंडिया दे विच क्या मूर्ति दे बंदे हैं, योगी दूसरे दे कोई नहीं। मेजोरिटी किसके साथ है? ओ यार मेजोरिटी जिसके साथ कुछ आवाम हो इस्तेमाल के लिए तो निकलेगी ना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, अब ये बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ जैसे मर्जी मुआहदे कर लें, इलेक्शन होगा, जो लेकिन जीतेगा यहाँ पर ना तारा कितना आसान नहीं कि ये मुआहदा करके इलेक्शन जीत जाएंगे इमरान खान, वो तो कह रहे वही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ। वो पूरे ने ये भी लफ्ज़ बोल दिया, इलेक्शन कमीशन ने अमले का निशान भी नहीं देंगे, ये भी बोल दिया है PTI को। माइट इज राइट। हाँ, नैब के चेयरमैन इस्तीफा दे दिया है, नादरा के चेयरमैन इस्तीफा दे दिया, उन दोनों की जगह पे आर्मी के बंदे आप बैठ गए हैं। फिर तू क्या करेगा बता मुझे। तो वोटों में फिर यहाँ से असल में ना बेहतर वो- निजाम तो ये था कि खान साहब ना मुआहदा करते कुछ ना कुछ ओ भाई उसने पहले हल्फिया बयान कुरान पर लिख रहे हैं। या मेरे ख्याल में ये तो है प्रोपेगेंडा, कोई इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया जा रहा। भाई तो उसने जिस तरह पाकिस्तान के साथ को खराब किया ना मुल्की सतह पर, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ, हमारी आर्मी इदारे, ओए मामा इस आर्मी ने करवाया उसने नहीं किए। दंगा किया और वो भी अब तक कभी वीडियो नहीं में चाहेंगे इसको
दोबारा लेकर अब आएंगे। तक वीडियो पे तो क्या सुन रहा हूँ यार आर्मी तुझे आप भी पता नहीं चला कौन मुआहदे करवाना चाहता है। 3 सालों में उसने भाई सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। सारा कुछ आर्मी मौजम भाई करवा रही थी। ये जो तिजारत खत्म हुई है, ये कश्मीर की आवाज उठाना, वीडियो ये में सारा कुछ कुछ नहीं वो ही तो है। करवा रहे थे, इसलिए इमरान के खिलाफ खड़ा हुआ तो उनके। पाकिस्तानी इमाम की गैरत किधर है? तो भाई वो तो आपको तुझे सोचना पड़ेगा पेट तो तेरा इमरान का बोलता भाई, है। वो उन्होंने ही बोला था, कश्मीरी बचानों की तारक साहब उन्होंने ही बोला हुआ था। जो वर्ल्ड बैंक से कर्जे आते थे, IMF से भेज रहे तो वो यार, इसने ये खराब इमरान का भी किए। दोगली है। ये बंदा बनाए अपने इदारे को नंगा किया तो भाई साहब वो कैसे इसके साथ अच्छा, अब नवाज शरीफ आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। आपकी हुकूमत कभी बनेगी। भी नहीं इसको आगे आने देंगे। नवाज शरीफ ने बोला था मैं मर जाऊंगा, मैं अब आर्मी को कभी कबूल नहीं करूंगा। लंदन से बैठ के पूरी दुनिया के सामने रिपोर्ट है, मैं मर सकता हूं, मैं आर्मी के साथ कभी भी मुआहदा नहीं करूंगा। मैं देखूंगा आप कैसे आंखें पक। और ये भी सुन लो, अब कुर्सी के लिए पता नहीं चीफ क्या-क्या जस्टिस भुगतान जाते काजी हैं। फैज ईसा, जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा असेंबली में खड़े होकर तकरीर की, आज तक की चीफ जस्टिस ने नहीं की, वो बंदा बन गया चीफ जस्टिस। ठीक हो गया, वो बंदा आ रहा है, उसने कहा है नवाज शरीफ साहब को, आर्मी ने बोला उसको नवाज शरीफ आएगा आपने जेल में ले जाना है। एक दिन तो दूसरे दिन यार इसकी सारे- समाप्ति हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा और वो इलेक्शन लड़ना शुरू कर देगा। सारे कांड किसके सब ये प्लान बन गए। बाहर निकले ना अपने हक के लिए निकल आए। ये प्लान बन चुका, नवाज शरीफ जेल जरूर जाएगा, लेकिन 2 दिन के डंडे लिए। खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब इलेक्शन हो बस वोट डालना है बस। तो किसने डलवाना है? तो वोट किसने किसने डलवाना है? जबरदस्ती ऊपर थोड़ी वोट डलवाएगा कि डंडे लेके खड़ा ना कि भाई इसको ही वोट देना। ओ मामा मुझे समझ नहीं आता, तेरे दो कार्ड बन जाने हैं। नादरा के चेयरमैन ने प्रूफ के तौर पे इस्तीफा देकर दुनिया को बताया है, मुझे बोला गया कि आपने फी बंदा पाकिस्तानी जिनका रिकॉर्ड है 2 कार्ड बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड देने वाले हम हैं, चलाने वाले निजाम हम हैं। तुझे कोई नहीं पूछेगा। नादरा का जो बड़ा अफसर है उसने वो क्या आगे बोला? जा रहा है। उसने बोला मैं काम नहीं करूंगा, उसने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, पहले नंबर अब पे उस पे आर्मी का बंदा आ गया है। ऑनलाइन तो वोट होने से रहे, तो वोट तो वैसा अंगूठा लगेगा डाउट तभी पेपर होगा। पर। लगेगा हाँ। तो मेरा भाई सारा कुछ वो चेंज कर, जिसको मर्जी जितवा लेंगे। अच्छा, कोई इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो अंगूठा तू बदले- सारी जिंदगी से यही टेक्नोलॉजी तेरे मुल्क में है। जब उसकी भाई जांच साहब- पड़ताल होगी नहीं तारक साहब तो एक जब अजय इमरान के एक 3 बंदा साल लगे रहे थे, broadcast कर वोट के सकता है। बाद वोट की धांधली हुई है, मुझे चेक कराओ, किसने चेक करवाया? भाई साहब, सारी वोट पार्टियों मैं को तुझे जरूरत बताता होती हूँ, है। कभी जब वोट जंगे की या कभी गिनती जीते नहीं है और इलेक्शन कभी हारे नहीं। तो वही तो मैं तुझे कह रहा हूँ, इलेक्शन कभी भी नहीं हारे। इमरान खान नहीं मान रहा, लेकिन उसको जो कोई शिक्षण मर्जी नहीं कर ले, आने जब तक आवाम पोलिंग जो है ना, स्टेशन पर इस जाएगा कि खिलाफ मेरा बैठ वोट नहीं डाल निकलेगी, जाएगा, इस वक्त तो बता। पाकिस्तान की हालत कभी भी नहीं सुधरेगी। आवाम भाई नहीं निकलेगी, अंगूठा तो लगा। क्योंकि रिकॉर्ड तो हमारा- आवाम को आर्मी का डर है। तो फिर भुगते भाई साहब, हमारा आपने जो रिकॉर्ड काम हमारे कर दिए, जो कुछ काम उनके पास कर तो नहीं दिए, फिर भुगत ना, वो तो मैं कह रहा हूँ भुगतो। फिर आर्मी के खिलाफ इमरान खान ने बोला निकलो। याकूब एक मिनट तो कोई नहीं निकलने तो वाला। यार- तारक पता क्या कह रहा है कि जब हम अंगूठा लगाने जाएंगे नहीं, हाँ जी, भाई हमने ऑलरेडी एक अंगूठे उनको लगा कर नहीं दे रखे, पहले ही। बायोमेट्रिक हमारी हुई तो ही नहीं। बायोमेट्रिक से वोट नहीं डलता भाई। और यार तेरे वो सारे नहीं करता, वहाँ से रिकॉर्ड उठा नहीं जितने सकते। मुलाजम अदरात है ना, किसी भी इदारे के, तो होता तारक भाई को खुश कर, वो मरे हुए लोगों के डाल देते हैं यहाँ पर। मेरे गांव के अंदर मरे लोगों के हुए हैं। वो एक आप ना, वो लड़का इटली चला गया, मैंने उसकी सपोर्ट मैं खुद आंखों से देखा। मरे हुए बंदे का मैं नाम लूंगा तो लड़ाई पड़ सकती है मेरे गांव में भी। उस बंदे ने खुद इस तरह लगवाए थे अंगूठे, मरे बंदे के वोट करवाए हैं। और तेरा क्या था, पुलिस तेरे साथ ऊपर खड़ी हुई थी और एक बंदे ने बताया उसको मुंह पे जोर से चाटा भी लगा। आप कौन होते हैं भौंकने वाले? तेरे गांव में, तेरे स्कूल के अंदर 2018 में हुआ है। तू कहता है आर्मी कुछ नहीं कर सकती, वो सारे वोट गवर्नमेंट के किसको जाएंगे? पता ही जिसका पलड़ा कम होगा उसको सारे इदारों को वोट डाल अच्छा, देंगे। ये पाकिस्तान में सिस्टम है कि जो गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, वो जो मौजूदा हुकूमत होती है उसको ही देते हैं वोट। जी, उधर ही जाएंगे ये ऑटोमेटिक होता है ये सिस्टम। भाई, वो डालेंगे भी नहीं वोट, उनके कार्ड उनके पास रिकॉर्ड है, वो सारे उधर जो हो जाएंगे। तो ये क्या इंडिया में भी ऐसा सिस्टम है कि जो सरकार में होते हैं वो सरकारी मुलाजिमों के ऑटोमेटिक जो अक्सर में अक्सरियत में तो उनके भाई साहब उस दिन वो जो होती है ना ड्यूटियां लगी वो तो होती हैं। उधर उनकी ड्यूटियां पर होते हैं, वो तो वोट डाल ही नहीं जो सकता। जिस इलाके का होता है उधर तो वो जा ही नहीं सकता। बाकी की फैमिली भाई साहब उसकी अपनी राय होती है। बिल्कुल। पता है बिरादरी बेस पर भी कितने वोट लेकिन जाते भाई हैं। साहब देखा जाए सरकारी मुलाजिम लाखों की तादाद में टीचर होते तो हैं। भाई साहब ये पुलिस है, पूरे आर्मी है, पाकिस्तान में टीचर है, ऐसा नादरा है, है, कितने इदारे हैं। हाँ। सभी के ही होती स्कूल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके वोट उनको ही जाएंगे। इंडिया में भी इस तरह का सिस्टम होता है या नहीं?
और बाकी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई दुश्मनी की वजह से ये खेल का मैदान में भी दुश्मनी होती है। कैसे कि जो मैच होते हैं तो फिर उसमें भी थोड़ा सा वो एक नफरत पैदा की जाती है, इंडिया पाकिस्तान के मैच भी। तो इसी वजह से भी है कि लोग देखते भी ज्यादा हैं और एक दूसरे की टीम को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। ये भी लफ्ज मत बोलो जो अवैध सर बोल रहे थे ना अमेरिका से बैठ के आर्मी की बात कर रहे थे ना, भी जो कह रहे डॉलर नीचे आएगा, मैं तुझे कह रहा था ना ये खाने वाला बंदा है। वो कह रहा है कि इनके इक़्तिदार में कब ये वो ही करेगा तरफ जो क्याली ने किया कैसे है, कैसे जो भाजपा ने किया है, ये वो ही करेगा। ये कभी भी पाकिस्तान का सगा नहीं है, ना सोचेगा। चलो अभी तो अच्छा हाथी के दांत वाली बात है ये। चलो अभी तो कंट्रोल कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये कर भी लेंगे। तो वो तो करना ही है अपना थोड़ा सा इमेज बनाने के लिए, बनाना है बचाना है तो वो करना ही। अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए एक मिसाल के तौर पे, वो आने नहीं देगा। वो तो खत्म है भाई साहब। अगर वो बाहर आ गए, अगर उनका वादा दूसरी पार्टियों के साथ होगा तो इसका बेसा तय वैल्यू ही खत्म हो गई। भाई वो चाहते ये है कि हाँ एक तरीका है, मैं सुन रहा था जवेद चौधरी साहब की भी, वो कभी कभी बोल भी देते हैं। उन्होंने बोला, सच भी बोल देते, उन्होंने बोला अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है भाई 3 महीने कैंपेन करो, आप जल्द से जुलूस करो, उसके दरमियान अगर इमरान खान ना जेल से बाहर आए, वो कह रहा था मेरा इतनी अपनी जिंदगी का तजर्बा है, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ मैं जिंदा हूँ या ना रहूं, ये अवाम इस तरह निकलेगी जिस तरह कोई अंधेर नहीं आ जाता, ये अवाम इस तरह आंधी की तरह निकलेगी, सभी को फौज किया किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मेरी बात लिख कर उसने बोला, देखना अवाम किस तरह निकला, अगर ना निकला तो अगर इन्होंने पहले छोड़ दिया तो फिर आर्मी का प्लान कामयाब हो जाएगा। और हाँ भाई साहब, शेर बड़ा कमाल का था, अगर बंदा को समझदार समझ ले तो यही बड़ी बात है कि वो सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या है। हाँ। तो ये जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तभी ये बॉर्डर पे तू मैं बॉर्डर पे अंदरूनी मामला कितने खराब हो जाते हैं। तो ये भाई साहब ये हुकूमतें करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आवाम का ध्यान भटकाने के लिए। हमने इसको मुंह तोड़ जवाब दे दी, इसको बिल्कुल सभी सही तरीके से कंपेयर नहीं करने देते। 5 साल कुछ भी नहीं होता, जब इलेक्शन की डेट हो जाती है उस टाइम एकदम ये मुझे जहाँ तक भाई साहब इतना अरसा हो गया वीडियो देख रहे हैं ना, ये आर पार की जो सियासतें चलती है ना, ये भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं मिलते हैं मेरा भाई, कोई शक नहीं भाई साहब। इनकी भी आपस में लगी होती है, मिले होते हैं और ये चूतिया करते हैं अवाम का भी, ऐसी बात है दोनों तरफ से, चाहे वो इंडिया की हो चाहे उसकी जिंदा अच्छा छोटी सी और अपनी गिफ्ट मंगाने होते हैं वो तो आ जाते हैं इंडिया में। बिल्कुल आम आम के लिए सब्जियां और दूसरी छोड़ दो, गौतम गंभीर एक खिलाड़ी है इंडिया का, मरता कौन है, आम जवान हाँ होता है। गौतम गंभीर एक खिलाड़ी है इंडिया का, वो MNA बीजेपी का भी है, और वो क्रिकेट का जो चेयरमैन हमारे नजम सेठी भी इस तरह बड़े हुए, वो जय शाह तो बहुत बड़े ऊपर रहने की बात है ना। वो गंभीर कह रहा था अभी एशिया कप के अंदर किसी पाकिस्तान के साथ सलाम नहीं लेना चाहिए, किसी के, ये हमारे दुश्मन है। विराट कोहली बाबर आजम के साथ जब गपशप लगा रहा था, जब भी डाल रहा था, क्यों मिल रहा था, उसी दिन देख लो गंभीर वसीम अकरम के साथ बैठ के कर रहा था, कमेंट्री कर रहा था। वो किसी ने नीचे लिखा होता गंभीर था, अपने गिरबान में भी झांक के देखो। बिल्कुल इंडियन को कहते हो किसी से मिलना नहीं, आओ वसीम अकरम के साथ क्यों मिल रहे हो यार, ये गलत चीजें हैं। ये ऊपर सारे मिलते हैं भाई ये ना बयान छोड़ देते हैं। अवाम बहुत बोली है भाई, अवाम बहुत बोली है। ये हुकूमतें कितना खेलती है, नफरत के किसमें भरती है, अवाम आम जनता में, और मजे जो है वो खुद लेती है। इनको तो भटकाना होता है थोड़ा, ये भटका के देख ले, अवाम का देख ध्यान किस तरह भटकाती है, इधर धमाका कर दिया, उधर कर दिया, तवज्जो हटा रही है। अपने कांड को छुपाने के लिए तवज्जो किसी और तरफ कर दी जाती है, उनका बुद्धि ऐसा अपने होता है। फेलियर छुपाने के लिए ये हुकूमतें करती हैं। और भाई साहब इसमें कोई दो नहीं रहे, हमसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स आप लोग समझते हैं। तो भाई साहब इसमें एक जलसा खत्म करने के लिए आपको पता होगा रावलपिंडी के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल पे धमाका किया गया था, किया नहीं था, वो करवाया गया था। ऐसा ही होता है भाई, सिर्फ उस जलसे को, क्योंकि 3 महीने हो गए थे, खत्म ही नहीं हो रहा था, बारिश भी है, हनेर झक्खड़ भी आए, बर्फबारी बन गई, फिर भी नहीं उठे। इसीलिए देख लो इतनी जानों का जाया कर दिया एक जलसे को उठाने के लिए। उस बंदे को पकड़ के ले जाते, उसको मारते पीटते, अवाम खुद ही नहीं चली जानी थी। उन बच्चों का क्या कसूर था, उनको मार दिया गया एक जलसे को खत्म करने के लिए। भाई साहब ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मासूम अवाम है भाई साहब, बहुत मासूम। ये सियासतदानों की सियासत को आज तक समझ नहीं पाए।
और जो हमारे जो जिनको ये अंधी भक्ति के साथ हम फॉलो करते हैं ना, भाई साहब इनका दिमाग बहुत गंदा होता है। ये अवाम इनके लिए कीड़े मकोड़े होती हैं, ऐसी बात ये उनकी लाशों पे चढ़ के आते हैं बिल्कुल कोई अपने शक वोट नहीं। बैंक के लिए। इनको जहां से पैसा दिखता है, जहां से दिखता है पावर, एक गंदे से गंदा बंदा करप्ट से करप्ट बंदे को साथ मिला लेते हैं। जहां पर इनको दिखता है कि इसका रोब दबदबा है, इसके पास पक्की सीट है, ये जीतेगा, उसको ये रख लेंगे। ना कि उस शरीफ बंदे को रखेंगे जिसका रोब दबदबा नहीं होगा, जिसको जीतने के चांसेस नहीं, सही उसको बात नहीं है। रखेंगे। जो शरीफ हो उसको रखेंगे, जो करप्ट हो, जो बदमाश हो, जो इससे लुटता हो, जिसने लोगों का खून किया हो, उसको ये रख लेंगे, क्योंकि भाई साहब उसकी सीट पक्की है। बिल्कुल। और ये सियासतदान करते हैं भाई साहब, चाहे जिस पार्टी से भी हो। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई आम जनता को नहीं लड़ना चाहिए, ये जो नफरतें हैं ये किसी तरीके कम होनी चाहिए। हम सोशल मीडिया देख देख के, ये मीडिया देख देख के, न्यूज देख देख के एक दूसरे को गाली निकालते हैं, इंडियन को निकालते हैं। यार नॉर्मल बंदे का क्या, मैं आम बंदा हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मेरे हिंदुस्तान में किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे किसी से नफरत है, चाहे वो हिंदू है चाहे जिस कम्युनिटी से। जब उधर हम गए कभी नहीं, किसी से बात ही ऐसी नहीं हुई, तो फिर हम क्यों नहीं, जाएंगे? नफरत भाई, नफरत कैसे आएगी? हुकूमतों की मसले ये बताया इसलिए ना, नफरत वो फैलाते अपने हैं। पैसा फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको माल खाना होता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।